कोलकाता के एक भव्य और रौबदार हवेली में, जहां ऊंची दीवारें बाहरी चमकदमक को समेटे होती हैं, वहीं उनके पीछे रिश्तों की उलझने और छिपे हुए राज सांसें ले रहे होते हैं। इसी घर में कदम रखती है एक मासूम और सीधी सादी लड़की, झनक, जो एक छोटे से गांव से आई है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी, उसकी रोशनी, तौर तरीके और जीवन शैली झनक के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। मगर किस्मत की अजीब चाल देखिए, उसे इस आलीशान घर में बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनाकर भेजा गया है। उसकी आंखों में शहर आकर पढ़ाई करने का सपना था, मगर यहाँ उसके हिस्से आई है झूठी थालियां और सबकी डांट। झनक को पहले ही दिन किचन साफ करने का काम सौंपा जाता है। गांव की परंपराओं में पलीबड़ी झनक अपनी आदत के अनुसार गोबर से किचन को लीप देती है, क्योंकि उसके अनुसार यह पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। जब ऋषि की चाची यह देखती हैं, तो हैरान रह जाती हैं और पूरे परिवार को यह दृश्य देखने के लिए बुला लेती हैं। परिवार के लोग जब किचन की यह हालत देखते हैं, तो एकदम चौंक जाते हैं। सभी चकित होकर पूछते हैं, यह क्या कर दिया तुमने? झनक पूरे भोलेपन से जवाब देती है, मैंने तो किचन को गोबर से साफ किया है, इससे सब कुछ शुद्ध और अच्छा हो जाएगा। तभी ऋषि वहां आ जाता है और जब उसकी नजर इस अनोखे किचन पर पड़ती है, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से झनक पर चिल्लाता है, यह क्या हाल बना दिया है? जल्दी से इसे साफ करो। झनक ऋषि के इस रूप को देखकर बुरी तरह डर जाती है। उसके भीतर डर बैठ जाता है कि जिसे वह जानती तक नहीं, वही उस पर इस तरह बरस रहा है, तो बाकी लोग उससे कैसा बर्ताव करेंगे? उसे लगने लगता है कि जैसे फिल्मों में होता है, कहीं यह लोग भी उसे सजा ना दे दें। डर और घबराहट के कारण झनक के हाथ से और भी काम बिगड़ने लगते हैं। जब उसे आटा गूंथने को कहा जाता है, तो वह गलती से बहुत सारा चावल पका देती है। ऋषि की माँ जब पूछती है, झनक, आटा गूंथ दिया? सबको नाश्ता भी देना है, तो झनक बाल्टी में चावल दिखाकर कहती है, आटा तो नहीं गूंथा, लेकिन बहुत अच्छा चावल बना दिया है, सबको यही दे दीजिए। घरवाले चौंक जाते हैं, हमारे घर में सुबह सुबह कोई चावल नहीं खाता, रोटी खाते हैं। मगर झनक अपनी बात पर अड़ी रहती है, हमारे गांव में तो चावल ही सबसे अच्छा होता है। घर के लोग उसे समझाते हैं कि शहर में कैसे काम किया जाता है, लेकिन झनक बार बार कहती है, हमें छोड़ दीजिए, हम सब अच्छे से बना देंगे, बस और बर्तन चाहिए होंगे। लगातार डांट और उलाहनों से झनक खुद को बोझ समझने लगती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। उसका दिल टूटने लगता है और वह सोचती है कि उसका सपना तो कुछ और था, मगर यहाँ तो वह सबके लिए एक परेशानी बन गई है। एक रात वह चुपचाप अपने आंसुओं के साथ अपना सामान समेटती है और घर से निकल जाती है। उसका मन करता है कि वह गांव लौट जाए, वहां जहां लोग उसे जानते हैं, समझते हैं। वह कोलकाता के बस स्टैंड तक पहुंचती है, मगर शहर उसके लिए नया है और उसे यह भी नहीं पता कि उसके गांव की बस कहां से मिलेगी। घबराहट और असमंजस में वह अकेली खड़ी रहती है। उधर ऋषि को जब पता चलता है कि झनक घर छोड़कर जा चुकी है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपने गुस्से और रवैये पर पछतावा होता है। वह खुद से सवाल करता है, अगर झनक गांव लौट गई, तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि उसने झनक के साथ अन्याय किया है। इसी बीच झनक की मां नूतन, जो अपनी बेटी की कोई खबर नहीं पा रही होती, बेचैनी से कोलकाता पहुंच जाती है। वह तमाम मुश्किलों को पार कर ऋषि के घर का पता ढूंढती है और जब वहां पहुंचती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसकी बेटी, जिसे पढ़ाई के सपने लेकर शहर भेजा था, अब उसी घर में झूठे बर्तन धो रही होती है। यह दृश्य नूतन को उसकी अपनी बीती हुई जिंदगी की याद दिलाता है, जब वह खुद अनिरुद्ध के घर में एक नौकरानी थी। कैसे उसका आत्मसम्मान कुचला गया, कैसे उसकी पहचान मिटा दी गई थी। नूतन अब यह तय कर लेती है कि वह अपनी बेटी को उसी राह पर नहीं जाने देगी। वह या तो झनक को उसका हक दिलवाएगी या फिर उसे अपने साथ गांव ले जाएगी। उसका गुस्सा जैसे ज्वालामुखी बनकर फूटता है। ऋषि उसकी यह हालत देखकर डर जाता है, जब नूतन सीधे उसका कॉलर पकड़कर चीखती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस घर में नौकरानी बनाने की?
अगर उसे स्वीकार नहीं करना था तो मत करते, लेकिन उसे अपमानित करने का कोई हक तुम्हें नहीं था। वह आगे कहती है, तुम उसे पढ़ा लिखा सकते थे, उसके भविष्य को संवार सकते थे, लेकिन तुमने उसके सपनों को कुचल दिया। अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। किसी ने रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी सच्चाई सुनकर घरवाले अवाक रह जाते हैं। उन्हें पहली बार यह पता चलता है कि जो लड़की अब तक उनके घर में नौकरानी की तरह काम कर रही थी, वह असल में ऋषि की पत्नी है, जिसे गांव में जबरदस्ती शादी करके भेजा गया था। घर के सदस्यों की आंखों के सामने एक नई सच्चाई खुलती है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब झनक के पिता पराशर खुद इस लड़ाई में उतरते हैं, और अब ये कहानी लेती है एक नया मोड़, जिसमें रिश्तों की गहराई, सम्मान की लड़ाई और एक लड़की के हक की जंग शामिल है। पराशर की बेचैनी अब हदें पार कर चुकी थी। बहुत समय से उसने अपनी बेटी झनक से कोई बात नहीं की थी और न ही उसका कोई समाचार मिला था। उसका दिल एक अनजाने डर से कांप रहा था। क्या उसकी फूल जैसी बेटी, जिसे उसने बड़ी उम्मीदों के साथ शहर भेजा था, ठीक है भी या नहीं? उसकी छटपटाहट उसे कोलकाता के उस आलीशान बोस हाउस तक खींच लाई, जहां उसकी बेटी अब रह रही थी। घर के बाहर खड़ा वह आदमी, जिसकी आंखों में कभी उम्मीदें थीं, अब एक पिता का टूटा हुआ सपना बन चुका था। खिड़की से झांकते ही उसका दिल टूट गया। झनक, उसकी बेटी, झुकी हुई झाड़ू लगा रही थी और बर्तनों के ढेर में डूबी हुई थी। वह दृश्य जिसने पराशर की रगरट को हिला दिया। तभी अंदर से मून की कड़वी आवाज गूंजी, यह काम अच्छे से कर वरना सबके सामने तुझे बेइज्जत कर दूंगी। फिर अर्शी की तीखी आवाज सुनाई दी, इस नौकरानी को किसने बोला लंच टेबल पर बैठने को? पराशर के आंसू खुद को रोक नहीं पाए। वह बुदबुदाया, मेरी रानी बिटिया जिसे मैंने कभी कांटा भी नहीं चुभने दिया, उसे ये लोग धूल समझ रहे हैं। उसका दिल फटने को था। तभी उसने देखा, ऋषि, जिसके भरोसे उसने अपनी बेटी को इस घर में भेजा था, वह मून के साथ कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था और मून उसके शर्ट के बटन लगा रही थी। पराशर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके लिए यह धोखा था, विश्वासघात। उसने चुपचाप घर के अंदर जाने का फैसला किया। ड्राइंग रूम में उसकी नजर एक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उसकी आंखें एक चेहरे पर ठहर गईं, अनिरुद्ध। वह चौंका, यह वही है, नूतन का सहरी बाबू, जिसने उससे प्यार किया था। तभी अनिरुद्ध सामने आ जाता है। दोनों की आंखें टकराती हैं। पराशर के चेहरे पर वर्षों का गुस्सा उभर आता है। वह गरजते हुए कहता है, तुझसे मिलने का वक्त आ गया, सहरी बाबू। मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रखे हो तुम। तभी यह टकराव बढ़ने लगता है और बीच में ऋषि आ जाता है। पराशर बिना एक पल गवाए ऋषि का कॉलर पकड़ लेता है। तू तो मेरी बेटी का पति है और मून के साथ रंगलियां मना रहा है। ऋषि गुस्से में पलटता है और जोर का झटका देता है, लेकिन पराशर उसकी पकड़ नहीं छोड़ता, बल्कि 2 थप्पड़ रसीद कर देता है। ऋषि चिल्लाता है, आपका हक नहीं बनता मुझसे बात करने तक का, और आपने मेरा कॉलर पकड़ रखा है। उसी वक्त अर्शी सामने आती है और गरजती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को हाथ लगाने की? पराशर ठिठकता है, दामाद? ये तो मेरी बेटी का पति है। तभी मून अंदर से आती है और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मिस्टर पराशर जी, मेरी माँ बिल्कुल सही कहती है। ऋषि मुझसे डिवोर्स के बाद शादी करेगा। झनक से उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी। तुमने ही उसे उस रिश्ते में बांधा था। भीड़ के बीच पराशर ऋषि का कॉलर खींच रहा होता है, जबकि मून और अर्शी शोर मचा रही होती हैं। तभी अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाता है, बस, इस बोस हाउस में कोई हाथ नहीं उठाएगा। पराशर पलटकर उसकी ओर देखता है, तो तू बता अनिरुद्ध, तू क्या एहसान कर रहा है मेरी बेटी पर? नौकरानी बनाकर उसे रखा और नाम भी नहीं दिया। तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी को पहचानने में? अनिरुद्ध जैसे थम जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है वो डीएनए रिपोर्ट जिसे उसने फाड़ दिया था, वह कड़वा सच जिसे उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। उसकी आंखों में ग्लानि और शर्म की लकीरें उभरने लगती हैं। कांपते हुए वो कहता है, नूतन मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने कभी नहीं बताया। पराशर दहाड़ता है, क्या कहती?
कि जिससे उसने प्यार किया वही उसे माँ बनने से पहले छोड़ गया? तुम कहाँ थे अनिरुद्ध जब वो तन्हा थी? उस सन्नाटे को झनक की कांपती आवाज तोड़ती है। वह सबके सामने आकर खड़ी होती है। मैं हूँ नूतन की बेटी और आपकी खून हूँ, मिस्टर अनिरुद्ध बोस। सन्नाटा छा जाता है। अनिरुद्ध के कदम लड़खड़ा जाते हैं, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह घुटनों पर गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दे झनक, मुझे कभी नहीं पता था। अगर मालूम होता तो तुझे रानी बनाकर रखता। झनक की आंखों में भी आंसू हैं, पर उसकी आवाज में कड़वाहट है। रानी? जब तक सच नहीं पता था तब तक तो नौकरानी बना के रखा, अब खून निकला तो बाप बनने आ गए। अनिरुद्ध कुछ नहीं कह पाता। अर्शी ताना मारती है, वाह अनिरुद्ध, अब तो नौकरानी भी बेटी निकली। अब क्या इस घर में सारी सर्विस ब्लड रिलेशन से होगी? मून हाथ जोड़कर कहती है, पापा प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस इमोशनल ड्रामा। ये सिर्फ सिंपैथी लेना चाहती है। ऋषि एक कोने में चुपचाप खड़ा सब सुन रहा होता है। उसकी आंखें झुकी होती हैं। परासर उसकी ओर मुड़कर कहता है, चुप क्यों है अब? शादी की थी तो जिम्मेदारी भी उठानी थी। अगर तुझमें मर्द होने की हिम्मत होती तो मेरी बेटी आज झाड़ू पोछा नहीं कर रही होती। तभी झनक बोल उठती है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं, आत्मबल से भरी हुई है। मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मुझे लगा ये मेरी किस्मत है, लेकिन अब मैं सिर्फ एक बेटी नहीं, एक औरत भी हूँ जो अपनी इज्जत के लिए लड़ेगी। मैं न तो बॉस हाउस छोड़ूंगी और न झुकूंगी। जो करना है यही सबके सामने करूं। अब सवाल ये है कि क्या झनक खुद को इस घर में साबित कर पाएगी? क्या अर्शी और मून मिलकर उसके खिलाफ कोई और साजिश रचेंगी, जैसे एक फेक एमएमएस स्कैंडल? क्या ऋषि, जो अब तक खामोश था, आखिरकार बोलेगा, आई वॉज रॉन्ग, मैं झनक के साथ हूँ? और अनिरुद्ध, जिसने झनक को अब तक नहीं पहचाना, क्या उसे अपनी बेटी मानकर इस घर की वारिस घोषित करेगा? कभी जो लड़की नौकरानी समझी गई, अब वही बन सकती है बॉस हाउस की असली मालकिन। ना अब मोहब्बत रुकेगी, ना बाप का गिल्ट और ना दुश्मनों की चालें। कहानी अब अपने असली मोड़ पर पहुंच रही है।